हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आप अपने तथा अपने माँ बाप के सपने को साकार करें। ऐसी मनोकामना के साथ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो बात कर लेते हैं आज की क्लास के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आपका 21 जनवरी 2024 में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि केवल 20 दिन अब शेष बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। तो हमने आपकी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें कि हम टैग वर्ड्स की क्लास 1 आपको 3-4 दिन पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आप में से कुछ भाई बहनों के मैसेज आए थे कि टैग वर्ड्स के लिए एक वीडियो और बना दीजिए। तो आज की क्लास टैग वर्ड्स का पार्ट 2 रहेगी। पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं उनके बारे में आज हम समझ बनाते हुए लगभग 20 से 22 क्वेश्चन करेंगे। तो उसी के बेस पर आज की ये क्लास है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला जो पॉजिटिव वर्ड है वो ये रहा स्क्रीन पर, डिस्कवरी, लर्निंग एंड डिस्कशन। फ्रेंड्स, डिस्कवरी, लर्निंग और डिस्कशन एक पॉजिटिव वर्ड है। यानी कि किसी प्रश्न में खोज के बारे में बात की गई होगी, खोजपूर्ण सीखने के बारे में बात की गई होगी, चर्चा के बारे में बात की गई होगी, तो वो एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा, वो बाल केंद्रित होगा, बच्चे के फेवर में होगा। तो ऐसे प्रश्न को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मान के चलेंगे। चलिए, इसके बेस्ड पे हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये वर्ड बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। आई होप कि आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सी प्रक्रिया है जो सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है? पहला ऑप्शन है आपका अन्वेषण और चर्चा। अन्वेषण का मतलब होता है फ्रेंड्स खोज, यानी कि डिस्कवरी। ठीक है, खोज करना और उसके बारे में चर्चा करना उसके ऊपर। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भी पढ़ लेते हैं। अनुकूलन, मानकीकृत मूल्यांकन, बार बार वेधन और अभ्यास। फ्रेंड्स, वेधन और अभ्यास निगेटिव वर्ड है, हमने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था। जहाँ भी वेधन और अभिशाला अभ्यास आपको दिखेगा वहाँ आप काट देंगे। मानकीकृत जहाँ भी वर्ड दिखेगा काट देंगे। तो यहाँ अप्रोप्रिएट क्या होगा? एडेप्टेशन भी वैसे ठीक है, लेकिन अप्रोप्रिएट ऑप्शन चाहिए हमें, एक ही ऑप्शन को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में, अन्वेषण और चर्चा के बारे में। फ्रेंड्स, आज आपने क्लास में पढ़ाई की है और आपके टीचर ने आपको कहा है कि जाइए, आपका लेसन नंबर 1 है, आपको ये याद करके लाना है। तो वो ज़्यादा अच्छा अधिगम होगा, या फिर आपके एक दूसरे टीचर ने कहा है कि जाइए अपने आसपास के 5 पशुओं के बारे में उनको जो है उनका ऑब्जर्व कीजिए और उनके बारे में कुछ ना कुछ हमें लिख के लाइए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, जब हम कुछ खोज करते हैं, हम देखेंगे घर पे गाय हैं, ठीक है, आसपास में कुत्ता है, ठीक है, खरगोश हमें दिख गया, मंकी हमें दिख गया, उनको हमने प्रैक्टिकली देखा और उसके बारे में 2-2, 4-4 पॉइंट हमने लिखे, तो वो क्या होगा, हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। और कुछ उसमें टीचर सुधार करेगा, कुछ नई चीज़ें टीचर उसमें ऐड करेगा, बताएगा। तो वो क्या हो जाएगा वो प्रक्रिया कैसी हो जाएगी? सार्थक सीखने को बढ़ावा देगी। ये लिखा है ना इसमें, सार्थक सीखने को बढ़ावा देगी। तो ज़्यादा इफेक्टिव वो वे होगा।
चलिए, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अब ये। चलते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन बाद में फ्रेंड्स, पहले आपको एक निगेटिव वर्ड दिया हुआ है और एक पॉजिटिव वर्ड दिया हुआ है। निगेटिव वर्ड है आज का रटना, रटना या फिर याद करना, यानी कि रोट मेमोरीज, इंग्लिश में बोलते हैं रोट मेमोरीज। किसी चीज़ को रटना नहीं है, रटने की कहीं बात आती है, रटना, याद करना या फिर रोट मेमोरीज की बात आती है तो आप ऑप्शन को एकदम से काट देंगे, ठीक है। वहीं पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा आपका समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। आप किसी चीज़ को समझ के सीखते हैं तो आपको वो हमेशा याद रहेगी और वो एक इफ़ेक्टिव वे होगा, ठीक है। तो इसी के बेस पे क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं, देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन होगा, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका स्क्रीन पर। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में क्या बदलाव जरूरी है, बताइए। फ्रेंड्स, आंसर पे एक बार नज़र मारने से पहले आपको हम बता देते हैं कि हमेशा ध्यान रखेंगे आप, इस तरह का क्वेश्चन या तो आपके इसमें आ जाए, ठीक है, CDP में आ जाए या फिर EVS में या हिंदी में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, आपका SST हो, मैथ्स हो, वहाँ क्या होगा, हम जो आगे बढ़ते हैं, जो बाल केंद्रित होगा, हम निगेटिव से, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे। कभी भी हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे। निगेटिव क्या होता है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ठीक है, लेकिन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हम सीख थोड़ी ना रहे हैं, हम तो अपना ह्रास कर रहे हैं, ह्रास कर रहे हैं। तो हमेशा क्या सही होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और पॉजिटिव से निगेटिव होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या इसके ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1, रचनात्मक मूल्य से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। फ्रेंड्स, रचनात्मक क्या होता है, पॉजिटिव, और योगात्मक क्या होता है, यानी कि सबमेटिव, ये क्या होता है, निगेटिव। तो यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं। बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है तो ये तो कट जाएगा ऑप्शन, ठीक है। पॉजिटिव से निगेटिव नहीं जाना है, हमें जाना है निगेटिव से पॉजिटिव, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, ठीक है। अभी ऑप्शन को होल्ड करते हैं। खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। फ्रेंड्स, खोजी अधिगम क्या होता है, पॉजिटिव है, और व्याख्यान क्या है, निगेटिव है, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं, काट देंगे। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। फ्रेंड्स, मानकीकृत कैसा वर्ड है, निगेटिव, और लचीला पाठ्यक्रम, लचीला हमने बताया था ना आपको, पॉजिटिव वर्ड है, यानी फ्लेक्सिबल, ठीक है, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन भी काट देंगे। अब एक ही ऑप्शन बचता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, कंठस्थ स्मरण, मतलब याद करना, रटने से कैसे रटना कैसा वर्ड है, निगेटिव, निगेटिव से कैसे जा रहे हैं हम, क्रिया आधारित, ठीक है। क्रिया आधारित क्या होता है, मतलब करके सीखना किसी काम को, पॉजिटिव वर्ड। तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को एक बार स्लो करके और देख सकते हैं। वैसे हम स्लो ही करा रहे हैं आपको, बहुत बिल्कुल भी फास्ट हम नहीं चल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। फिर से फ्रेंड्स हमने आपके लिए रखा एक निगेटिव वर्ड और एक पॉजिटिव वर्ड। तो आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। तो चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित कैसा हो जाएगा, एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। और कैसी नहीं होनी चाहिए ये पुस्तक केंद्रित यानी कि बुक सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, या फिर शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कैसा वर्ड हो जाएगा, एक टेक्स्ट बुक या फिर टीचर सेंटर्ड, पुस्तक केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित, एक निगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से आएगा क्वेश्चन। आपका आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, अर्थपूर्ण का मतलब है मीनिंगफुल, ठीक है। मीनिंगफुल एक पॉजिटिव वर्ड है, प्रभावशाली भी। मानकीकृत पाठ्यक्रम, फ्रेंड्स
मानकीकृत पाठ्यक्रम का मतलब है स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। जहाँ भी स्टैंडर्डाइज या मानकीकृत शब्द आएगा देखते ही काट देंगे, ठीक है। उसके बाद परीक्षा केंद्रित उपागम। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, टीचर केंद्रित, ठीक है, टीचर सेंटर्ड, या फिर टेक्स्ट बुक सेंटर्ड यानी कि पुस्तक केंद्रित, या फिर परीक्षा केंद्रित, किसी भी केंद्रित होगा उसे काट देंगे। हमें केवल क्या देखना है, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है। ये क्या लिखा है, अनम्य इनफ्लेक्सिबल समय सारणी। फ्रेंड्स थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ, ये क्या लिखा है, इनफ्लेक्सिबल, काट देंगे। हमें क्या चाहिए, यदि फ्लेक्सिबल लिखा होता है, फ्लेक्सिबल यदि यहाँ होता, फ्लेक्सिबल कह दो, फ्लेक्सिबल यहाँ होता तो फ्लेक्सिबल एक यानी कि लचीला एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन इनफ्लेक्सिबल लिखा है यानी कि अनम्य लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब बचता है ऑप्शन नंबर 4, पढ़ लेते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों, अधिगमकर्ता कौन होता है, बच्चा, जो सीखने वाला है। बच्चे के ऊपर केंद्रित है शिक्षा शास्त्र जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये जो भी टॉपिक है यानी कि बाल केंद्रित है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। उससे पहले हम 2 निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स ये जो निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स हैं यही आपको सब देखने के लिए मिलेंगे पेपर में, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप इसका क्लास को कर लीजिए, यही वर्ड्स मिलेंगे। लेकिन जो पेडागोजी के क्वेश्चन है हर साल चेंज हो जाते हैं। चेंज का मतलब है उनका पूछने का ढंग सीबीएसई क्या करती है, चेंज कर देती है। तो डरने की जरूरत नहीं है, निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन के लिए अपनी समझ बनाएंगे कि किस तरह से ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है। पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव ढूंढना है क्वेश्चन में, निगेटिव है तो हमें निगेटिव ढूंढना है, ठीक है। चलिए वर्ड देख लेते हैं। निगेटिव वर्ड होगा आपका डिकॉन्टेक्चुअल यानी कि असंदर्भित, और पॉजिटिव होगा आपका संदर्भित यानी कॉन्टेक्चुअल। अब ये संदर्भित और असंदर्भित होते क्या हैं? संदर्भित का मतलब होता है बच्चे के हिसाब से, ठीक है, मतलब जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और वही उसको समझाना है, वही हमें बोलना भी है। ये नहीं है कि हमने उसको बच्चे को पढ़ाया कुछ और है और हम बोल कुछ और रहे हैं, समझा कुछ और रहे हैं। तो संदर्भित होना चाहिए, बिल्कुल रिलीवेंट होना चाहिए उसी से, कंटेंट से, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 अर्थपूर्ण और संदर्भित। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अर्थपूर्ण का मतलब है मीनिंगफुल। ऑब्वियसली जब हम कोई चीज़ बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए ना, ये ऐसे ही बस पढ़ा रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो अर्थपूर्ण होना चाहिए और संदर्भित होना चाहिए यानी कि मीनिंगफुल और कॉन्टेक्चुअल, ठीक है। असंदर्भित और अर्थहीन, अर्थहीन होगा, असंदर्भित होगा, काट देंगे। अर्थपूर्ण ये वाला सही है लेकिन असंदर्भित लिखा है, तो एक सही लिखा है गलत लिखा है, काट देंगे। संदर्भित सही लिखा है, अर्थहीन गलत लिखा है, काट देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड देख लेते हैं, किसके ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चन बनाए हैं। फ्रेंड्स सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बनाया कोई क्वेश्चन नहीं गया है, सभी एनसीईआरटी और इससे लिए गए हैं, आपके जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। सीटेट का पिछली साल तो ऑफलाइन हुआ था आपका, लेकिन उससे पहले पिछला पेपर तो ऑफलाइन था, उससे पहला जो पेपर हुआ था आपका वो ऑनलाइन पेपर हुआ था, ठीक है। बहुत सारे सेट उसमें बने थे, तो बहुत क्वेश्चन का भंडार है। तो निगेटिव वर्ड देख लेंगे, हतोत्साहित यानी कि डिस्करेज, और पॉजिटिव वर्ड प्रोत्साहित यानी कि एनकरेज। यानी कि कोई रेस में किसी बच्चे ने रेस लगाई है, अच्छे मार्क्स लाए तो उसको शाबाशी देना, प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, ठीक है। और उसी के अपोजिट हतोत्साहित, मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया है 1 नंबर से 2 नंबर से, तो उसको ये कहना कि पहले तो पढ़ाई नहीं की और अब फेल हो गए, अब रहो फेल इसी क्लास में, तो इस तरह से हो जाएगा आपका हतोत्साहित करना। तो बच्चे को हतोत्साहित कभी भी नहीं करना चाहिए, वो कैसा है, एक निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। और बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करो। बच्चा यदि 1-2 नंबर से फेल हुआ है तो कोई बात नहीं बेटा, और मेहनत करो, अगली बार पक्का आपका नंबर आएगा, एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से दिए गए हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। फ्रेंड्स थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
हाँ, अब ठीक है, ओके। अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? एक टीचर है और जो अधिगम करना है, सुसाधित करना है, ठीक है, अच्छा अधिगम हो, एक अच्छा इफेक्ट उसका पड़े, तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से जोड़ के रखना चाहिए, ना कि अलग करके रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो उसका काट देंगे यहीं पे। संप्रत्यय मानचित्र के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। फ्रेंड्स, बात तो बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन हतोत्साहित लिख दिया, उल्टा शब्द लिख दिया, तो इसको भी काट देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को मैं आपको समझा देता हूँ, संप्रत्यय मानचित्र का क्या मतलब है। फ्रेंड्स, मान लीजिए एक मैथ्स के टीचर हैं और मैथ्स के टीचर ने सब बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ 10 और 12 कितने होते हैं। फ्रेंड्स, 10 और 12 आपके सामने तो होंगे नहीं, आप माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये आपका माइंड है, आप माइंड में कैलकुलेशन करेंगे। आपने कर लिया, 10 + 12 = 22 हो गया। ये क्या होता है? माइंड के अंदर संप्रत्यय बनाना। ये एक पॉजिटिव बात है, माइंड के अंदर संप्रत्यय विकसित करने चाहिए, ठीक है। मानचित्र विकसित कर, संप्रत्यय मानचित्र विकसित करना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन हतोत्साहित लिख के इसका मतलब क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। तो इसलिए ये वाला पॉइंट जो है कट जाएगा। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड ऑप्शन, विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, एक बात और भी ध्यान रखेंगे, ये नहीं है कि किसी सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ड लिखा है, पकड़ के आपने तुरंत से राइट कर दिया। ये देखिए, प्रोत्साहित लिखा है इसमें। हमने बताया था आपको, प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन फिर भी इस ऑप्शन को हम काट देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए क्या लिखा है यहाँ, किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहा है? प्रतिस्पर्धा के लिए, यानी कि कंपटीशन के लिए। और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन को कभी भी बढ़ावा नहीं देना है, ये एक निगेटिव वर्ड है। ऐसे मान लीजिए कि एक बच्चा क्या करता है, एक बच्चा पिटाई कर देता है दूसरे बच्चे की, ठीक है। तो जब पिटाई कर देता है तो एक उस बच्चे के पिता जिस बच्चे ने पिटाई की है बोलते हैं, वाह बेटा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये तो प्रोत्साहन तो दिया, लेकिन उल्टा प्रोत्साहन दिया गलत बात के लिए। तो गलत बात के लिए प्रोत्साहन नहीं देते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करना है, प्रोत्साहन अच्छी बात के लिए होना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 4 हम पढ़ लेते हैं एक बार। विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उनको जो अपना ज्ञान है उसको क्रिएट करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या देना चाहिए? अवसर देने चाहिए। अवसर देना एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आज का, सॉरी 5 तो था, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आपके 2 पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। निगेटिव वर्ड्स हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कलन विधि, यानी कि एल्गोरिथम। ये मैथ्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ये क्या है? ये एक निगेटिव विधि है, निगेटिव वर्ड है, सॉरी। और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। दोनों के बारे में बता देते हैं। जैसे कलन विधि में क्या होता है, सपोज टीचर ने बच्चे को कहा कि 24 प्लस आपका 37, ठीक है, ऐड कर दो। बच्चे ने क्या किया? 3 + 2 5 कर दिया और 7 + 4 11 कर दिया। अब बताइए क्या सही है? बताइए, सही जोड़ा बच्चे ने कर दिया गलत। लेकिन टीचर क्या कर देगा कलन विधि में? इसको काट देगा, बच्चे को कहेगा कि गलत है, फिर उसको बताएगा कि ऐसे सही करना है। तो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना है, कलन विधि को, एल्गोरिथम को बढ़ावा नहीं देना है। बच्चा गलती करेगा तो फ्रेंड्स सीखेगा भी उस गलती से ही, ठीक है। इसलिए ये एक निगेटिव वर्ड होगा। बच्चे को क्या करना है? बच्चे को उसके लिए वो नहीं करना है, डांटना नहीं है, और ये बच्चे को ये नहीं कहना है गलत है। बच्चे को ये वाला मेथड बताने का कलन विधि का बिल्कुल गलत माना गया है, निगेटिव माना गया है, ठीक है। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? क्वेश्चन के माध्यम से हम फ्रेंड देखेंगे इस वर्ड को। थोड़ा सा स्लाइड को स्लाइटली ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा अभी। चलिए,
राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 यानी कि NCF 2005 के अनुसार, ठीक है, क्या बताया गया है? प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। मतलब कौन सा पॉइंट इसमें ऐसा है कि सबसे कम उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उस पॉइंट के ऊपर सबसे कम केंद्रित हो, NCF 2005 के अनुसार। देख लेते हैं पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं, प्रासंगिक गणितीय शब्दावली का विकास। फ्रेंड्स, जो गणितीय शब्दावली है उसका विकास अधिक से अधिक कराना चाहिए, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव बात हो जाएगी। प्रासंगिक बिल्कुल जो उससे रिलेटेड होगी, जो कंटेंट से, पाठ्यक्रम से रिलेटेड होगी। अच्छा, दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास। फ्रेंड्स, जो दिक् स्थान संबंधी लिखा है इसको स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को हिंदी में बोलते हैं दिक् स्थान, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे, मैं लिखना भूल गया यहाँ, दिक् स्थान, ठीक है। हिंदी में थोड़ा अजीब सा वर्ड है, इंग्लिश में भी इसलिए वर्ड आपको याद करने हैं, कई बार हिंदी में समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश में देख के आप तुरंत पकड़ लेंगे। दिक् स्थान समझ, ठीक है, आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे, या फिर मैं कोशिश करूँगा PDF में इसको ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास करना चाहिए, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, अभी बताया आपको, एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। प्रतिमानों प्रतिरूपों की पहचान, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो प्रतिमान है, वैल्यू है, प्रतिरूप है, उनकी पहचान होनी चाहिए, पहचान का विकास होना चाहिए, ठीक है। और समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों का उपयोग। अभी बताया था फ्रेंड्स, कलन विधियों का जो उपयोग है निगेटिव वर्ड है, तो इसको सबसे कम वैल्यू दी जाएगी, यानी कि जो पाठ्यक्रम होगा सबसे कम केंद्रित होगा इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा इजीली। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। उससे पहले आपका एक पॉजिटिव वर्ड दिया गया है समता। समता को बोलते हैं फ्रेंड्स इक्विटी। आपने पढ़ा होगा इक्वलिटी यानी कि समानता, आपने पढ़ा होगा ना समानता। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ओके, समानता पढ़ा होगा। समानता भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, लेकिन समानता और समता दोनों वर्ड दिए गए हैं, तो हम समता को यानी कि इक्विटी को हम प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे। पहले हम इक्विलिटी को क्लिक करेंगे ऑप्शन को। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? जो आपकी क्लास है उसमें अनुकूल वातावरण बनाना है, एक एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, तो किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? समरूपता पर, समरूपता फ्रेंड्स काट देंगे जहाँ भी समरूपता आएगा। समानता पर, समानता हो सकता है, समता पर या फिर मानकीकृत पर। फ्रेंड्स आपको बताया कि मानकीकृत जहाँ शब्द आएगा निगेटिव वर्ड है, काट देंगे। अब समता और समानता दोनों पॉजिटिव वर्ड हैं, लेकिन क्या करना है, इक्विटी यानी कि समता को प्रायिकता देनी है, इसको ज़्यादा वैल्यू देनी है, किससे? इक्वलिटी से, ठीक है, इक्वलिटी से ज़्यादा वैल्यू देनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समता नहीं दे रखा होगा तो फिर समानता को आप क्लिक कर देंगे, समानता आपका राइट हो जाएगा। लेकिन समता और समानता दोनों दिए हैं तो पहले आप समता को सेलेक्ट करेंगे। और ऑप्शन में यदि दोनों का ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन नंबर 2 व 3 दोनों, ठीक है, 2 व 3 दोनों दिए गए हैं, तो इसी वाले ऑप्शन को ले लेंगे फिर हम, ऑप्शन नंबर 2 व 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8। उससे पहले एक पॉजिटिव वर्ड देख लेते हैं, संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव। बच्चे को कैसा बनाना चाहिए? संवेदनशील बनाना चाहिए, सेंसिटिव बनाना चाहिए। किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति। और पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पेड़ पौधे, फल फूल, ठीक है, पशु पक्षी के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। और किसके? जेंडर बॉयज़ के प्रति, जेंडर बॉयज़ के प्रति बच्चों को बताना, बच्चों को बिल्कुल समझाना चाहिए कि जेंडर बॉयज़ नहीं करना है, लड़के और लड़की में किसी प्रकार का भेद नहीं करना है, ठीक है। स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं फ्रेंड्स, हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं आज का।
बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में माना जाएगा? फ्रेंड्स, बच्चा जो सीखता है अपने प्रारंभिक बाल्यकाल में, प्रारंभिक बाल्यकाल यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में बहुत जल्दी भाषा सीखता है, ठीक है। क्या करते हैं इस अवस्था में बच्चे? जो भी कुछ देखते हैं उसी चीज़ का अनुकरण करते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। कैसी अवस्था होती है ये एक संवेदनशील अवस्था होती है, सेंसिटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिक्रियात्मक नहीं होती, विशिष्ट यानी कि असामान्य नहीं होती, क्षेत्रीय नहीं होगा इसका ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आपका ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले फ्रेंड्स हमने 2 पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड रखे हुए हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वर्ड। तो आपका लिखा है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन के बारे में पीछे क्वेश्चन भी आया और ध्यान रखेंगे, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं सम्मेटिव असेसमेंट। ये एक निगेटिव वर्ड है, तो जहाँ ये निगेटिव वर्ड दिखाई देगा उसको आप काट देंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव वर्ड देख लेते हैं। पॉजिटिव क्या होता है, लेकिन इसका अपोजिट होता है रचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये जहाँ भी आएगा आप उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे। क्लियर है? किस तरह से क्वेश्चन में आपको देखने के लिए ये मिलेगा, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन में देख लेते हैं इसका यूज़ किस तरह से आपको करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है फ्रेंड्स। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं टीचर। बच्चों की जांच करने के लिए इस तरह का प्रश्न करेगा कोई, जिससे बच्चे की जांच हो जाए। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी, बताइए। बीच बीच में टीचर क्या करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं जिससे बच्चे की जांच हो सके कि बच्चे ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा। तो बताइए, योगात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, मानकीकृत हो जाएगा या मानक संदर्भित मूल्यांकन हो जाएगा। फ्रेंड्स, मानक संदर्भित या मानकीकृत मूल्यांकन काट देंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव बात पूछ रहा है प्रश्न में। अब बचता है आपका योगात्मक और रचनात्मक। योगात्मक यानी कि सबमेटिव, ये बिल्कुल लास्ट में होता है मूल्यांकन, और लास्ट में जो मूल्यांकन होगा वो एक निगेटिव वर्ड होता है, निगेटिव मूल्यांकन होता है, जो कि अच्छा नहीं होता। तो योगात्मक मूल्यांकन को भी काट देंगे, यानी कि सबमेटिव को। बचता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्रिएटिव मूल्यांकन। और ये कैसा होता है, बीच बीच में बच्चे से पूछा जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, उससे टीचर को पता चल जाता है कि हाँ बच्चे ने कितना सीखा है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स, आपको क्लास पसंद आ रही होगी उम्मीद करते हैं, और क्लास पसंद आ रही है, सेशन पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिल सके, ठीक है। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारा ये चैनल आगे आने वाले सभी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले हम एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वर्ड को देख लेंगे। फ्रेंड्स, आपने वर्ड सुना होगा उपेक्षा करना, यानी कि इग्नोर करना, तो हमें इग्नोर नहीं करना है बच्चे को। तो ये कैसा वर्ड है, एक निगेटिव वर्ड है। उसी तरह से पॉजिटिव वर्ड क्या हो जाएगा, अवसर, यानी कि अपॉर्चुनिटी। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है, हमें बच्चे को अवसर भी देना है, चांस भी देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है इसका। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स दिया गया है 10, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ अब दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया अभिकथन, यानी कि असेसमेंट। एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चे को उनके परिवेश संबंधी अनुभवों की अनदेखी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, बताइए कि टीचर को बच्चे के जो परिवेश संबंधी अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको अनदेखा करना चाहिए। तो पहला तो हम काट देंगे, गलत हो जाएगा। ओके,
विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए। बताओ, जो अधिगम होगा बच्चों के लिए जो अधिगम होगा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से रिलेटेड होना चाहिए, मिला के रखना चाहिए उसको, या अलग करके, उसको मिला के रखना चाहिए। इसमें लिखा है अलग करके, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ए तथा आर दोनों गलत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। क्लियर है? कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले एक वर्ड देख लेंगे, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव एक पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिविस्ट एक पॉजिटिव वर्ड है फ्रेंड। मतलब इसका क्या है कि इसका मतलब है कि क्रिएटिव करना, कुछ क्रिएट करना, सृजन करना, ठीक है, निर्माण करना किसी चीज़ का किसी नई चीज़ का। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को। हाँ, अभी आपको दिख रहा होगा इजीली। आपका असेसमेंट यानी कि अभिकथन दिया हुआ है, विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्य चर्चा पर बल देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बल देना चाहिए। जो क्रिएटिव आपकी नॉलेज होती है उसकी ओर लक्षित करने के लिए पाठ्य चर्चा पर बल देना चाहिए। सही बात है। तर्क देख लेते हैं, तर्क क्या दिया गया है। बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। बिल्कुल, जो अध्यापक होता है, एक अध्यापक क्या होता है, सहयोगी होता है, एक फैसिलिटेटर होता है टीचर का। तो बच्चों का जब सहयोग करेगा अध्यापक, तो उस टीचर के सहयोग से नए ज्ञान के सृजन, उसका निर्माण करने और उसकी व्याख्या करने की जो क्षमता होती है बच्चों में होती है। यानी कि बिल्कुल सही बात है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आज का। उससे पहले एक पॉजिटिव वर्ड देख लेंगे, वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं हम। बच्चों को कोई भी ज्ञान देना है, उसको दैनिक जीवन से या उसके सामाजिक और वास्तविक जीवन से रिलेट कर दीजिए चीज़ों को, ठीक है। तो उससे क्या करेगा, बच्चा जल्दी सीख जाएगा, प्रैक्टिकली बच्चा जल्दी सीखेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे क्वेश्चन को। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा इजीली। एक संरचनावादी कक्षा में, ठीक है, संरचनावादी मतलब एक कंस्ट्रक्टिव क्लास में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन करने के लिए, ठीक है। केवल शब्द आ गया, वैसे भी निगेटिव है, काट देंगे, ठीक है। वास्तविक जीवन से वियोजित करना, फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ेंगे, वास्तविक जीवन से अलग करना बोल रहा है। वियोजित का मतलब होता है अलग करना, ठीक है, ना कि जोड़ना। यदि जोड़ना लिखेगा यहाँ तो ये सही हो जाएगा। अब ये वियोजित लिखा है यानी अलग करना, तो काट देंगे। शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम, शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम भी नहीं होता, ठीक है। आपने शास्त्रीय अनुकूलन का नियम भी आपने पढ़ा होगा सीडीपी में, नहीं पढ़ा है तो आपकी सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। कल आपकी सीडीपी की क्लास ही रहेगी, उसमें आपको बता देंगे। वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता संपर्क का परिणाम यानी कि संपर्क करना, वातावरण से जोड़ना, ठीक है। सक्रिय पारस्परिकता, एक्टिव एकदम से रखना, बच्चे को एक्टिव रह के वातावरण से जोड़ना। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वर्ड दिया गया। पॉजिटिव वर्ड दिया गया है आपका इंटरनल मोटिवेशन और नेगेटिव वर्ड दिया गया है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। फ्रेंड्स ये क्या भला होती हैं मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप सीटेट की क्लास कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ते पढ़ते मान लीजिए हमें 2 घंटे हो गए हैं, और तो एक बच्चा तो है बोलता है कि सर अभी कितना बचा है, कितनी देर की क्लास और बची है। मतलब मोटिवेट नहीं है, उसका मन जो है ऊब गया है, उसको जल्दी से क्लास छोड़नी है, भागना है। और हम उसे बोल देते हैं कि नहीं बेटा अभी बैठो, अभी थोड़ा सा और क्लास पूरी करनी है। तो वो क्या होगा, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा उसको, ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन हमने दे दिया कि पास होना है, क्लास करनी है। एक बच्चा कह रहा है कि सर नहीं, कितनी भी लंबी क्लास होगी पूरी करेंगे क्लास को, तब यहाँ से हिलेंगे।
तो वो क्या है, बच्चे के अंदर इंटरनली मोटिवेशन है। तो इंटरनली जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है, पॉजिटिव वर्ड है। और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो एक निगेटिव वर्ड है, वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से दिया गया है इसके ऊपर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। फ्रेंड ध्यान रखेंगे, जो इंटरनल अभिप्रेरणा होती है, इंटरनल मोटिवेशन होती है, उसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर खुद से क्या होगी, खुद से क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासा होगी किसी काम को करने की। ठीक है, एक्टिव होगा बच्चा। तो पहले पॉइंट में लिखा है जिज्ञासा, ये तो इंटरनल मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन है। ठीक है, रुचि, इंटरेस्ट होगा बच्चे का खुद से ही, हाँ मुझे ये CDP पढ़नी है, हाँ मुझे अंकित सर से EVS पढ़ना है। ठीक है, तो रुचि भी होगी। स्पष्टता के लिए चाहत, बिल्कुल क्लियर कट, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। स्पष्टता के लिए चाहेगा बच्चा कि कोई भी चीज़ है बिल्कुल क्लियर कट हो जाए। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। लास्ट में लिखा है पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना, केवल पुरस्कार पाना है इसलिए हम मोटिवेटेड हैं कि हम पूरी क्लास कर लेंगे तो हमें बाद में पुरस्कार मिलेगा। तो यही क्या है, ये इंटरनल ये क्या हो जाएगी, ये इंटरनल ना होके ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा, और यही पूछा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुरस्कार पाने के लिए केवल बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा, उसे अंदर से लगन नहीं है पढ़ाई की, उसने सोचा कि पुरस्कार मिलेगा इसलिए चलो पढ़ लेते हैं पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आज की क्लास का। हाँ ओके, देख लेते हैं फ्रेंड्स 14 नंबर पे क्या दिया गया है। उससे पहले आपका एक निगेटिव वर्ड दिया गया है, रोजगार, व्यावसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा। फ्रेंड ध्यान रखेंगे, जो हम शिक्षा देते हैं, ठीक है, बच्चों को शिक्षा देंगे, वो रोजगार के लिए नहीं होना चाहिए कि आपको रोजगार मिलेगा इसलिए आपको पढ़ना है, या फिर आपको बिजनेस करना है इसलिए आपको पढ़ना है, या फिर आपको उच्च ग्रेड मिलेगा, ठीक है, इसलिए आपको पढ़ाई करना है। ये एक निगेटिव वर्ड है, जहाँ भी ये दिखेगा काट देंगे आप। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से, एक सेकंड, क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 यानी कि NCF 2005 की बात कर रहा है, के अनुसार गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है। जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है आपको, उसका क्या लक्ष्य है। अब ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, शिक्षार्थियों को तकनीकी व्यवसायों के लिए तैयार करना, गलत बात। शिक्षार्थियों को समाज में एक सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करना। फ्रेंड्स, सफल जीवन के लिए कहीं भी आएगा कि सफल जीवन के लिए एक सफल जीवन चाहिए इसलिए उसको बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, गलत, काट देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, शिक्षार्थियों में रोजगार संबंधित जीवन कौशलों का विकास करना। रोजगार संबंधित स्किल्स का विकास करना है इसलिए बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, काट देंगे। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3, शिक्षार्थियों को विवेचन एवं तर्कसंगत चिंतन कौशलों के विकास में मदद करना। तर्कसंगत मतलब रीजनिंगफुल, ठीक है, चिंतन कौशल यानी कि किस तरह से, क्रिटिकल थिंकिंग के विकास में, डेवलपमेंट में मदद करना। तो क्रिटिकल थिंकिंग और तर्कसंगत यानी कि रीजनिंग एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। तो यही इसका क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये ध्यान रखेंगे, तर्क संगत, ठीक है, और चिंतन कौशल यानी कि रीजनिंग से पूर्ण हो गया, और चिंतन कौशल का मतलब है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। बताया था ना क्रिटिकल थिंकिंग कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और उससे पहले आपका एक पॉजिटिव वर्ड दिया गया है, मातृभाषा यानी कि मदर टंग। बच्चे को उसकी मातृभाषा में सिखाएंगे तो क्या होगा, बच्चा जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, वो अधिगम ज़्यादा इफेक्टिव होगा बच्चे को यदि उसकी मातृभाषा में बताया जाता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे जिससे कि आपको दिखाई दे प्रॉपर, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। हाँ, आई होप कि आपको इजीली क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अभिकथन दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
यानी कि NEP 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, ये लिखा गया NEP 2020 के अनुसार कक्षा 5 नहीं, कक्षा 8 तक की बात है। ठीक है, कैसी उसमें शिक्षा देनी चाहिए उनको, बच्चों को उनकी मातृभाषा में, बिल्कुल ठीक लिखा है। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हुए समझते हैं। सही विकल्प चुनें। फ्रेंड्स, मातृभाषा में जब बच्चों को सिखाएंगे तो एकदम परफेक्ट वो सीखेंगे। ठीक है, एकदम परफेक्ट सीख जाएंगे बिल्कुल। और आपको पता भी है जब किसी की मातृभाषा में कोई चीज़ सिखाई जाती है तो वो बहुत ही अच्छे से सीख जाते हैं। तो A और R दोनों सही हैं। RA की सही व्याख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी काट देंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार, और अपने फ्रेंड्स को भी सेशन को शेयर कर दीजिए। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। उससे पहले एक पॉजिटिव वर्ड है आपका बहुभाषिकता, यानी कि मल्टीलिंग्विज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म। इसका क्या मतलब होता है? एक कक्षा में जब अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, बहुत अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले जब बच्चे होते हैं तो वो एक बहुभाषिकता कहलाती है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वर्ड है एक। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन में किस तरह से आपका यूज़ होगा। जो आपकी क्लास होती है, ठीक है, कोई कहीं से होता है इसमें, जैसे CTET की क्लास ही मान लीजिए, CTET की ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसमें कोई असम से देख रहा है। ठीक है, असम वाले बच्चे भी हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वाले भी बच्चे हैं। ठीक है, दिल्ली वाले भी इसके अंदर हैं, राजस्थान, हरियाणा वाले के भी हैं। ठीक है, उत्तराखंड से भी बच्चे इसमें देख रहे हैं, और वहीं आपके कोई मणिपुर से भी देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है। तो अलग अलग भाषाओं को जानने वाले बच्चे होंगे उसके अंदर। ठीक है, यानी कि बहुभाषिता कक्षा में आपकी मिलेगी, और ये एक पॉजिटिव वर्ड है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से दिया गया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। चलिए, कौन सा उपागम शिक्षक को कक्षा कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है तथा उनकी घर की भाषा एवं विद्यालय की अनुदेशन की भाषा के बीच एक निकटीय सूत्र का विकास करता है? अब बताइए, त्रिभाषीय भाषा सूत्र हो जाएगा, त्रिभाषा सूत्र हो जाएगा, बहुभाषिक उपागम, बहुश्रेणीय उपागम, या प्रत्यक्ष उपागम? बताइए। तो अभी बताया फ्रेंड्स, इसका कौन सा करेगा? बहुभाषिक उपागम, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज होंगी बच्चों की, तो बच्चे अपने वर्ड्स के द्वारा एक दूसरे से कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखेंगे, और क्लास का, कक्षा का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उससे पहले एक पॉजिटिव वर्ड देख लेते हैं, प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव वर्ड जहां भी आएगा, यानी प्रगतिशील, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रगतिशील, यानी कि कंटिन्यू चलते रहना, प्रगति चलती रहना। ठीक है, अब थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्लाइड को। ओके, आई होप कि आपको दिख रहा होगा अभी। एक प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है, एक प्रोग्रेसिव क्लास में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है, यानी कि जो सीखने वाले बच्चे हैं उनको किस तरह से समझा जाता है? ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणता के रूप में, ग्रहणकर्ता के रूप में। ज्ञान को निष्क्रिय होकर ग्रहण करते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल निगेटिव बात है, काट देंगे ऑप्शन को। ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ज्ञान के निर्माण में कैसी पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे? बिल्कुल सक्रिय, एक्टिव, तभी तो सीखेंगे, तभी तो वो क्या होगी? प्रगतिशील क्लास होगी, तभी तो क्लास की उसकी प्रगति होगी, प्रोग्रेसिव क्लास कहलाएगी वो, जब बच्चे कैसे होंगे? सक्रिय पार्टिसिपेट करेंगे, सक्रिय भागीदारी करेंगे कक्षा में। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आज का। बस थोड़ी देर की क्लास बची है फ्रेंड्स, 5 मिनट में हो जाएगी आपकी, 10 मिनट में हो जाएगी। तो उससे पहले आपका एक वर्ड आ जाएगा मीनिंगफुल, यानी कि अर्थपूर्ण। आज की क्लास के स्टार्टिंग में हमने आपको ये वर्ड बताया था कि मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण, जहाँ भी शब्द आएगा वहाँ उसको पॉजिटिव लेंगे हम,
यानी कि कोई भी हम चीज़ सिखाते हैं यदि उसका कोई अर्थ है, ठीक है, वो मीनिंगफुल है, तो वो पॉजिटिव होगी। और जब उसका कोई अर्थ ही नहीं है तो क्या फ़ायदा उसके सिखाने का, तो वो एक निगेटिव बात हो जाएगी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया है, अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है कब, जब विषय वस्तु को डैश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसके रूप में? संदर्भ से हटकर प्रस्तुत किया जाता है, अप्रासंगिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बहुत ही अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है, या फिर संयोजित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फ्रेंड्स दिमाग लगाना है आपको, ठीक है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। किसी को पता है तो फ्रेंड्स फटाफट कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। तब तक हम एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को। जो बच्चों को सिखाया जा रहा है अर्थपूर्ण होगा संदर्भ से हटकर, जो कॉन्टेक्स्ट है आपका उससे हट जाएंगे तो संदर्भपूर्ण कहाँ होगा, अर्थपूर्ण कहाँ होगा, काट देंगे। अप्रासंगिक मतलब जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उससे रिलीवेंट नहीं होगा, तो अप्रासंगिक थोड़ा ना होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी काट देंगे, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही अमूर्त, अमूर्त तो चलो ठीक है, अमूर्त हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ही अमूर्त हो, बिल्कुल कुछ भी ना पता हो उसके बारे में, तो वो भी बिल्कुल काट देंगे। कैसा होना चाहिए, संयोजित, ठीक है, संयोजित होना चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस में लगा हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि मान लिया मुझे आपको सीटेट की तैयारी करानी है और आपका चल रहा है सीटेट का ये चैप्टर चल रहा है टैग वर्ड्स का, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले आपको बताऊंगा कि टैग वर्ड्स होते क्या हैं, ठीक है, टैग वर्ड्स होते क्या हैं, उसके बारे में उसका अर्थ बताऊंगा, ठीक है, उसका अर्थ बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन कराने के बाद फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो बिल्कुल सीक्वेंस में काम होगा, बिल्कुल सीक्वेंस में, यानी कि संयोजित रूप से। तो क्या होगा, अधिगम बिल्कुल अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा तो कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा, तो बताइए कैसे करेंगे आप, नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए संयोजित रूप में होना चाहिए तभी अर्थपूर्ण होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है किसी को तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उससे पहले एक वर्ड देख लेते हैं, पॉजिटिव वर्ड मास्टरी। यानी कि मास्टरी का क्या मतलब होता है, महारत, हिंदी में बोलते हैं महारत, कहते हैं ना महारत हासिल है। महारत हासिल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में बिल्कुल मास्टर बन गए हैं, आपको अच्छे से वो चीज़ आती है, तो आप उसको सिखा भी सकेंगे अच्छे से, ठीक है। जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, जैसे मुझे महारत हासिल हो गई मान लीजिए आपको पढ़ाने के लिए, सीटेट के लिए, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, बताइए कैसे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए बच्चों के लिए। महारत यानी कि अभिमुखी, यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड, ठीक है, प्रदर्शन अभिमुखी, कार्य परिहारी, या फिर प्रतिस्पर्धा निर्देशित, बताइए। तो अभी आपको बताया प्रतिस्पर्धा, तो काट देंगे फ्रेंड्स, वर्ड ही निगेटिव है, लेकिन कैसे लक्ष्य होने चाहिए, आपको बताया कि महारत अभिमुखी यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड लक्ष्य होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन यहाँ से चुनना है, तो महारत अभिमुखी बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड बच्चों के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित उनको करना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। उससे पहले एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वर्ड देख लेते हैं फ्रेंड्स। ओपन एंडेड क्वेश्चन पॉजिटिव वर्ड है और क्लोज एंडेड क्वेश्चन एक नेगेटिव वर्ड है। अब ये क्या होते हैं, मान लीजिए आपको कोई प्रश्न करने के लिए दिया गया और आपने किसी एक तरीके से मेथड से प्रश्न को किया, क्वेश्चन को, लेकिन आप उससे नहीं कर पाए उस मेथड से, तो आपको दूसरा मेथड आना चाहिए, दूसरे मेथड से आप कोशिश कर लेंगे, दूसरा नहीं है तो तीसरा मेथड आपको आना चाहिए, तीसरे मेथड से आप क्वेश्चन कर लेंगे और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि अलग अलग तरीक़ों से भी किया जा सकता है।
और एक क्वेश्चन है उसका केवल एक ही हल होगा, ठीक है, एक ही तरह से वो हल किया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिनका केवल एक ही तरह से जिनको सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से इसके लिए गए हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा आपका फ्रेंड्स। विद्यालयों में समालोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को जिनमें प्रस्तुत करने चाहिए शामिल हैं। किस तरह से अध्यापक को जो प्रस्तुत करने चाहिए प्रश्न। पहला ऑप्शन दिया गया है खुले अंत वाले यानी ओपन एंडेड मुक्तोत्तर प्रश्न, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। फ्रेंड्स पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओपन एंडेड प्रश्न होने चाहिए खुले अंत वाले, और अपसारी चिंतन होना चाहिए यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। वहीं क्लोज एंडेड आएगा तो आप काट देंगे, डाइवर्जेंट एंडिंग की जगह पे आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग आएगा। एंडेड बोल रहा हूँ, डाइवर्जेंट थिंकिंग की जगह पे आएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी चिंतन। इस तरह का वर्ड आएगा तो एकदम आप उसको काट देंगे, वो एक निगेटिव वर्ड हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है बंद अंत वाले प्रश्न, तो दोनों ही निगेटिव बात लिखी है, काट देंगे। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, वास्तविक जीवन संदर्भ की चुनौतियां, ये तो बात सही है, लेकिन अभिसारी चिंतन लिखा है यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, काट देंगे, ये गलत लिखा है। संदर्भ रहित लिखा है, ये निगेटिव है, इसलिए काट देंगे इसको, ठीक है। घोषणात्मक ज्ञान का अनुप्रयोग, घोषणात्मक ज्ञान फ्रेंड्स याद रखेंगे पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन इसके साथ एक निगेटिव वर्ड दे दिया है संदर्भ रहित परिदृश्य, ठीक है, ये दे दिया ना ये वाला, तो इसलिए इस वाले ऑप्शन को भी काट देंगे। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? आई होप कि आपको फ्रेंड्स क्लास अच्छी लग रही होगी, बहुत ही मेहनत से आपके लिए कंटेंट निकाल के तैयार किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक वर्ड देख लेते हैं केवल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल वाला प्रश्न आपको 100% आपको कुछ ना कोई मिलेगा। तो केवल जहाँ भी होगा यानी कि ओनली, ये एक निगेटिव वर्ड होगा, ठीक है। आप उसको देख के काट देंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन का आपको पूछने का ढंग भी देख लेना है। ये नहीं है कि केवल देख लिया और काट दिया, तो क्वेश्चन का ढंग भी देख लेंगे, क्या पूछना चाह रहा है, किस तरह से पूछा गया है प्रश्न। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन दिया गया है इसमें। तो अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? केवल आनुवांशिकता का। व्यक्तिगत विभिन्नताएं का मतलब है अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति है, भाषा है, ठीक है। तो जो विभिन्नताएं हैं अधिगम दर में किसका परिणाम है? केवल आनुवांशिकता का, केवल पर्यावरण का, आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों का, या फिर ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण का? बताइए फ्रेंड। जो अधिगम हम सीखते हैं उसमें क्या होती हैं, विभिन्नताएं मिलती हैं। कोई असम का रहने वाला है, कोई मणिपुर का रहने वाला है, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई उत्तराखंड, कोई यूपी बिहार मध्य प्रदेश या राजस्थान का रहने वाला है। तो हर आदमी की कल्चर बोलचाल थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। तो अलग अलग सब लोग जो है अलग अलग तरह से सीख लेते हैं। तो कैसे पड़ता है ये फ़र्क, किस चीज़ से होता है? ये किससे होता है? एक तो आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी से, और दूसरा वातावरण में जो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं उससे, यानी कि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। आई थिंक 22 जो क्वेश्चन है इसका सेकंड लास्ट होगा या फिर लास्ट भी हो सकता है। तो उससे पहले एक वर्ड देख लेते हैं, पॉजिटिव वर्ड, कोलैबोरेशन या फिर कोऑपरेशन। क्या मतलब होता है इसका? सहयोग। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम कोई यूज़ करता है, उसमें कोलैबोरेशन का ऑप्शन भी आता है। कोलैबोरेट हम कर देते हैं किसी के साथ में, तो हमारी पोस्ट को ज़्यादा लाइक, ज़्यादा शेयर, ज़्यादा इंटरेक्शन मिलता है कि नहीं? तो वही वर्ड है कोलैबोरेशन करना, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका किस तरह से आएगा। यह एक पॉजिटिव वर्ड है। सीधी सी बात है, जब सहयोग से हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या सीखते हैं तो हम जल्दी सीख जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस है कोई, ठीक है, स्टेट डे मनाया जा रहा है, उसमें बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। बिहू कहाँ का नृत्य है फ्रेंड्स? कहाँ का लोक नृत्य है? असम का, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा। जो क्षेत्रीय पक्षपात होता है
कि तुम तो असम से हो, हम हरियाणा से हैं, तुम तो यूपी से हो, हम बिहार से हैं, इस पक्षपात को घटाने में मददगार होगा। ठीक है, मददगार होगा ऑब्वियसली। क्यों होगा, क्या उसका रीजन है, पॉइंट देख लेते हैं अब किस तरह से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हाँ होगा, दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूह के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा। बिल्कुल सही बात है। इससे क्या होगा, जो दूसरी जातीय दूसरे क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ संबंध होगा और सहयोग उनके साथ बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ाने में। आपस में जब साथ में रहेंगे, साथ में बातचीत करेंगे, डांस करेंगे, कोई प्रोग्राम करेंगे, तो एक दूसरे के वर्ड्स को समझेंगे, उनसे बात करेंगे। ठीक है, उनकी भावनाओं फीलिंग की कद्र करेंगे, सम्मान करेंगे। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नहीं, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भेद इंगित करेगा। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल निगेटिव बात है। भेद इंगित क्यों करेगा, जब उनका सहयोग करेंगे, इस तरह से डांस कोई एक्टिविटी कराई जाएगी, तो ये बिल्कुल एक क्या करेगा, ये मदद करेगा पॉजिटिव बनाने में। ठीक है, सहयोग बनाने में। ऑप्शन नंबर 4 नहीं लिखा है, नहीं तो नहीं लिखा है, यह अपने और दूसरे समूह के प्रति प्रतिपात्रता को बढ़ावा देगा, तो ये भी ऑप्शन काट देंगे, ये भी नहीं लिखा है, निगेटिव बात हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक इसके ऑप्शन, हाँ ऑप्शन दिए गए नीचे, तो एक और इसका 2 राइट हो जाएंगे। 1 और 2 कहाँ दिया गया है, 1 और 2 दिया गया ऑप्शन नंबर सी पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन है। उससे पहले एक वर्ड देख लेते हैं, पॉजिटिव वर्ड है प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। एक जो रिच एनवायरनमेंट होता है, समृद्ध वातावरण जो है, समृद्ध इसका मतलब होता है हिंदी में समृद्ध वातावरण का निर्माण करना। ठीक है, बनाना, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा इसके ऊपर बेस्ड देख लेते हैं, और थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम स्लाइड को, जिससे कि आपको इजीली दिखता रहे। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, अभिकथन दिया गया है। अभिकथन ए, एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक या फिर प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक कैसा वातावरण बनाना चाहिए कक्षा में, प्रिंट समृद्ध यानी कि मुद्रक समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तर्क क्या दिया गया है, भाषा विकास यानी कि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। सही विकल्प का चयन कीजिए। फ्रेंड्स आप बताइए, जो भाषा होती है, भाषा का जो विकास होता है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है कि नहीं होता है। एक अंग्रेज का छोटा बच्चा आप लेके आ जाइए, हिंदुस्तान में रखिए उसको, जब वो बड़ा होगा तो अंग्रेजी सीखेगा वो कि हिंदुस्तानी भाषा सीख जाएगा, हिंदुस्तानी भाषा सीख जाएगा। कहाँ से सीखेगा वो, वातावरण से। तो यानी कि ये वाली बात बिल्कुल गलत लिखी है। तो अब क्या हो जाएगा, इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। फ्रेंड्स आई थिंक ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। हाँ लास्ट क्वेश्चन था, और उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। बहुत ही अच्छी क्लास है। अब टैग वर्ड्स की कोई और क्लास नहीं होगी, बस ये फाइनल क्लास थी। 2 पार्ट हो गए हैं इसके। पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है 3-4 दिन पहले ही, और ये इसका सेकंड पार्ट था। और जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है वो देख लेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट पार्ट का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, साथ के साथ ही आपको EVS की और बाकी CTET की जितनी भी प्लेलिस्ट वगैरह डली है उन सब का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल के दे देंगे। और हमारा जो एम है एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारे चैनल का नाम है दी अंकित राठी यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम दी अंकित राठी, वहाँ से आप हर तरह की PDF और अपने एग्ज़ाम रिलेटेड न्यूज़ आपको वहाँ से मिलती रहेगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम भी दी अंकित राठी है, और इंस्टाग्राम ID है हमारी अंकित राठी के नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर ये हमारा पेज हमने इंक्लूड करके रखा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।